आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 6। उसमें से पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका थ्योरेटिकल पार्ट्स, उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ nth टर्म्स, फिर पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट्स, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे एनर्जी निकालने के लिए। चलिए जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसको हम लिखते जाते हैं, है ना। तो चलिए पहले थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ना है क्या है, सो देखिए। तो पहले जो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो किस पे एप्लीकेबल होता है, तो लिखना है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल्स, बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीसीज। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो एप्लीकेबल है सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीसीज, सच एज आपके पास हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, और आपके पास हो गया हीलियम पॉजिटिव, आपके पास हो गया लिथियम 2 पॉजिटिव, उसके बाद हो गया बेरिलियम 3 पॉजिटिव, इस तरह से एज सोन एज ऐसे, ठीक है। तो इसमें देखिए एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1 होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2 होता है हीलियम में, लेकिन एक क्या किया है डोनेट कर दिया हुआ है, तो इसके पास बचा हुआ है 1, एटॉमिक नंबर कितना होगा 2, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसमें 3, इसमें एटॉमिक नंबर 4, ऐसे लिखना है, ठीक है। सब में क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यही एक एक इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल है बोर एटॉमिक मॉडल, क्योंकि ये अट्रैक्शन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पे ये काम किया है, ठीक है। और क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होगा उसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, उसको ये नेग्लेक्ट किया, वो कंसीडर नहीं किया, इसीलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं, इसका 2-3 इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीसीज को नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ये जो है बोर एटॉमिक मॉडल वो केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए तो ये हुआ आपका, इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे। चलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखेंगे इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन ऑफ एन एटम, in extra nuclear region of atoms there are क्या है, there are circular path in which an electron revolving around the nucleus, and these path have definite energy, उसके बाद क्या होता है डेफिनेट एनर्जी होता है, and this path are named as orbit, shell, stationary state and allowed energy state। क्या बोल रहा है कि इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन्स ऑफ एन एटम्स देयर आर सर्कुलर पाथ, क्या होता है जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के जो चारों तरफ जो होता है जो खाली होता है, ठीक है।
न्यूक्लियर रीजन होता है उसको एक्स्ट्रा पार्ट बोलते हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग करता है। एंड दीज पाथ हैव डेफिनिट एनर्जी, इसमें क्या होता है, डेफिनिट एनर्जी होता है। एंड दीज पाथ आर नेम्ड एज ऑर्बिट, शेल्स और स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट इसको कहते हैं। तो इसको आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ले लिए, चले आगे, चलिए। तो इसमें लिखेंगे, दूसरा पेज लेते हैं, देखिए एटम, और आप चेंज करके लिखेंगे एटम हैज ये न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट, मतलब एटम के पास न्यूक्लियस होता है जिसमें से क्या होता है, ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, उसमें सब चीज वही प्रेजेंट होता है, ठीक है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, एंड इट इज present at the center part of an atom, ठीक है। जैसे समझिए कि आपके पास क्या है, एक एटम्स है, उसमें से डिफरेंट सेल है, इसको क्या बोलते हैं, सेल्स कहते हैं। इसको सेल कहते हैं, या फिर ऑर्बिट कर सकते हैं, है ना, ऑर्बिट क्या कर सकते हैं, या फिर स्टेशनरी स्टेट कर सकते हैं, जो बोलना है सो बोल दीजिए। आपके पास यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन होता है, यहाँ प्रोटॉन्स होता है एंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसमें आपका क्या होता है, बोल रहा है कि एटम में न्यूक्लियस होता है, एंड ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम्स। ये समझ में आ गया। वहां भी जो बोला गया है वो क्या बोला गया था कि जो एक्स्ट्रा पार्ट हो जाए, जैसे न्यूक्लियस के एक्स्ट्रा पार्ट में है वो उसको क्या बोलते हैं, वहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिवॉल्व करता है, यहाँ क्या करता है, आपस में चारों तरफ घूमते रहता है, ठीक है। इस तरह से इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, फटाफट आप स्क्रीनशॉट कीजिए, ले लिए, चलिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन is equal to centrifugal force of an electron, या centrifugal force of an electron। इसको भी समझिए, चलिए देखिए, आपके पास क्या है, एक सेल्स है, इलेक्ट्रॉन्स आपके मान लीजिए कि यहाँ पर प्रेजेंस है, यहाँ आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। क्या बोलता है, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। ये क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है, प्रोटॉन होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। और ये क्या करता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, आपस में इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वही बोलता है और इधर से क्या होता है, जो कोई भी सर्कुलर पाथ में अगर मूवमेंट करता है, ठीक है, तो उसमें से एक बाहर की ओर फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। एक यहाँ बाहर की ओर लगेगा, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल, इसका एम भी स्क्वायर बाय आर ये होता है, ठीक है।
और यहाँ जो होता है ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसको कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं, जो क्लास आप 12th में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको क्लास 11th में ही फिजिक्स में पढ़ना होगा, है ना। तो क्या बोलता है, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या होगा, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है या फिर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या फिर कूलम्बिक फोर्स जो लग रहा है, इसी एक ही नाम है, ठीक है। अच्छा, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जैसे देखेंगे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही अट्रैक्शन फोर्स है ना, इसको तो लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इसका फार्मूला होता है इसका K Q1 इंटू Q2 बाय क्या होता है R स्क्वायर होता है। इसका क्या होता है mv स्क्वायर बाय R हो गया। ये क्या है, ये कूलम्बिक कांस्टेंट है, ठीक है। ये चार्ज है Q, इसको देखो मेरे भैया, यहाँ देखो K का K लिखते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए Q1 इसको बोलते हैं या Q1 इसको बोलते हैं, जिसको बोलना है बोलिए। यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब यहाँ क्या है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ जो जेड लेंगे ना, ये क्योंकि डिफरेंट एटम के लिए अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चार्ज जो लिखेंगे जेड ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ अलग अलग आता है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन के लिए तो जेड का वैल्यू 1 आ गया, हीलियम लिए तो 2 आया, लिथियम लिए तो 3 आया, इस तरह से लेते हैं ना, इसीलिए यहाँ जेड ले लेता है। और यहाँ क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो यहाँ जो आपका क्या है जेड ही, और इंटू यहाँ इलेक्ट्रॉन लेना है। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लेना ही है, नहीं लेना है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। आर से आर घर से फरा बचा कितना, के जेड ई स्क्वायर, और बाय क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ये आपका यहाँ बनाता है, जो बाद में इसका यूज होगा, ठीक है। चलिए, आपका ये 2 पॉइंट हुआ, इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, लीजिए आराम से, चलिए चलिए। अब लिखिए थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कैन revolve on those orbit whose angular momentum यानी एम भी आर इज इक्वल टू क्या होता है, इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच बाई एच बाई 2 पाई, एच बाई 2 पाई। क्या मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ऑन दोज ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट पे उस ऑर्बिट पर घूमेगा जिसका क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, यानी एम वी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई। यहाँ माइनस नहीं है, एच बाई 2 पाई है ना। यानी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट पे घूमेगा जो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम के इंटीग्रल मल्टीपल पे होगा, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम आप क्लास 11 के फिजिक्स से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है बोर्स, मैं केवल ये बता दिया, ये प्रूव नहीं किया है, ये प्रूव अभी हम लोग करेंगे खुद, जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से ये प्रूव होता है, ठीक है। तो एम वी आर इज इक्वल टू एच बाई 2 पाई होता है, ठीक है, यानी एन एच बाई 2 पाई, वेयर मान लो कि फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर बात किया जाए तो एन इज इक्वल टू 1 होगा, यानी क्या होगा एम वी आर 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू एच बाई 2 पाई होगा। अगर सेकेंड ऑर्बिट के लिए बात की जाए तो और सेकेंड ऑर्बिट के लिए बात किया जाए तो अगर n इज इक्वल टू क्या है 2 है, क्या होगा एम वी आर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एच
बाय 2 पाई होगा, ठीक है। और थर्ड ऑर्बिट के लिए बात किया जाए, थर्ड ऑर्बिट के लिए बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। m भी r3 यानी 3 इंटू एच बाय 2 पाई, इस तरह से आपका यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 5 है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई होता है ना। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी ये प्रूफ समझते हैं कि कहां से और कैसे आया है ये आपका इंटीग्रल mvr इज इक्वल टू ns बाई 2 पाई कहां से आया, ठीक है। वही अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चला आगे, चलिए। देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए ये वो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से लिया गया है, ले लेता हूं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। इसे बताया गया है, इसका जो बोर एटॉमिक मॉडल ने बताया, इसका प्रूफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने किया है, ठीक है। ये ऐसा किया है, ठीक है। आपके पास देखिए मान लीजिए ये बताया, पहले सुनिए, इधर इधर बताया कि अगर कहीं फर्स्ट ऑर्बिट है, अगर मान लीजिए आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो आपके पास वन वेव बनेगा, क्या बनेगा, वन वेव। अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो यहाँ क्या बनेगा, टू वेव बनेगा। अगर थर्ड ऑर्बिट है तो कितना होगा, थ्री वेव बनेगा। मतलब जितना ऑर्बिट है उतना वेव बनेगा, बात समझ में आया कि नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए कि फोर्थ ऑर्बिट है, ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आपके पास फोर्थ ऑर्बिट यानी यहाँ फोर वेव बनेगा, फोर वेव। अगर फिफ्थ रहेगा तो कितना होगा, फिफ्थ ऑर्बिट तो आपके पास फाइव वेव बनेगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ कुछ सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। 1 2 और एक यहाँ 3, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने आपको जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में मैं समझा नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैंने n इज इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट लिया, और n इज इक्वल टू यहाँ फोर ऑर्बिट, और n इज इक्वल टू यहाँ फिफ्थ ऑर्बिट। मान लीजिए कि आपका पास थर्ड ऑर्बिट है, आपके पास कोई भी एटम का थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है। तो इसमें से कितना भी बताइए, आप बताइए कमेंट में जरूर बताइए। तो इसमें कितना भी बनेगा, थ्री भी बनेगा, ठीक है। तो ये थ्री भी बनाते हैं, 1 2 ऐसे बनेगा। मैं थोड़ा सा दूसरा टाइप बना दिया हूं, तो अच्छा तरह से बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए, ऐसे, ठीक है। थ्री ऑर्बिट बन गया। अब यहाँ मान लीजिए आपके पास थ्री वेव बन गया, तो यहाँ एक फर्स्ट वेव, और यहाँ कितना होगा, सेकेंड वेव, और यहाँ क्या हो गया आपका थर्ड वेव हो गया, ठीक है। यहाँ अगर फोर है तो कितना हो गया, वन, मैं दूसरा पेन से बना लेता हूँ इसको, 1 2 3 4। तो मान लीजिए सपोज आप यहाँ कर दिया कि फर्स्ट वेव, सेकेंड लैम्बडा वेवलेंथ, और यहाँ थर्ड, और एक यहाँ फोर्थ। यहाँ भी इस तरह से करेंगे तो 1 2 3 4, और एक यहाँ फिफ्थ। यहाँ करेंगे तो यहाँ फिफ्थ भी हो जाएगा, 1 2, यहाँ 3, यहाँ फोर्थ, और एक यहाँ, इस तरह से आपका वेव बनेगा। तो आपको पता चल गया कि अगर थर्ड ऑर्बिट है तो थ्री वेव बनेगा, फोर्थ ऑर्बिट है तो फोर वेव बनेगा, फिफ्थ ऑर्बिट है तो फिफ्थ वेव बनेगा। बस समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ क्या होता है बताइए, आप यहाँ बता दीजिए ये क्या है। तो ये भैया देखिए, ये आपका देखो यहाँ जो वेव बन रहा है वो मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिया है, वहाँ छोटा छोटा वेव होता है। क्या होता है, छोटा छोटा वेव होता है। तो कोई भी सर्कल में अगर ट्रेवल करता है तो उसका डिस्टेंस कवर कितना होता है, तो सर्कल का डिस्टेंस कवर क्या होता है, यानी 2 पाई आर। क्या बोलेंगे, 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या होता है, आपके पास जितना होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास थर्ड ऑर्बिट है तो थ्री वेव बनने का तो मतलब कहने मतलब यहाँ आपके पास nth है तो यहाँ n पाई बना, ठीक है, मतलब n लैम्बडा बनेगा, मतलब n रहा। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बनाए तो कितना बात बनेगा, यहाँ अगर मैं फर्स्ट के लिए बनाऊं 1 तो यहाँ 1 इंटू ए बनेगा, यानी 2 पाई आर के लिए, R2 के लिए बनाऊं तो 1 यहाँ 2 इंटू
यहाँ लैम्बडा बनेगा, है ना। अगर मैं 2πr3 यहाँ बनाऊं तो यहाँ 3 इंटू लैम्बडा बनूंगा। इस तरह से बनाते जाऊं आगे 2πr, यहाँ कितना होगा 4, यहाँ 4 इज इक्वल टू 4 इंटू यहाँ लैम्बडा होगा, ठीक है। इस तरह से जाएंगे जाएंगे तो मेरे कहने मतलब कि 2πrn इज इक्वल टू क्या होगा n इंटू लैम्बडा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं छोटा करना चाहता हूं कि ताकि आपको स्लाइड में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अब ये आपके पास फॉर्मूला हो गया तो एक इसको नंबर 1 दे दिया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं वी नो डाइट, यहाँ से मैं लेता हूँ वी नो डाइट। तो जानते हैं क्या कि भैया आपके पास क्या था लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम भी होता है, एम भी कौन किसके अगर डी ब्रोगली, ठीक है। डी ब्रोगली ने दिया था तो डी ब्रोगली इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ लैम्बडा को यहाँ यूज कर लेंगे, ठीक है। अब लैम्बडा को यूज करेंगे तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पुटिंग ऑन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। आइए इसे पुट कीजिए 2πr n इज इक्वल टू n, n मतलब कितना हुआ n का n हो गया, h का कितना हो गया यानी h बाई m भी हो गया, ठीक है। यानी 2πrn अगर बात की जाए तो 2πrn इज इक्वल टू nh बाई m भी हो गया। और मैं सोच रहा हूं कि यहाँ m भी जो लिखा हुआ है इसको इधर करके और 2π को इधर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा m भी rn इज इक्वल टू nh बाई 2π। जो देखो यही वाला फॉर्मूला एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2π, ठीक है। तो ये फॉर्मूला प्रूव होता है, ठीक है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, चलिए ले लिए, चलिए ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अरे आइए फोर्थ पॉइंट, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें, चलिए ठीक। देखेंगे इफ इलेक्ट्रॉन आर, मैं अभी समराइज करा दूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, मात्र 2 मिनट में आपको पूरा बोर एटॉमिक मॉडल जो है आपको क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है। और मेमोराइज भी हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक। चलिए इफ इलेक्ट्रॉन्स आर remains in the stationary state कि स्टेट में रहेगा रिमेन्स, तो इसीलिए क्या होगा इट डज नॉट लूज या फिर लॉस एनर्जी, ठीक है। क्या बोलेंगे इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेन्स इन द स्टेशनरी स्टेट सो इट डज नॉट लूज एनर्जी, दिस एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, ठीक है। यहां भी देखिए समझते हैं इसको। आपके पास मान लीजिए कि ये आपके पास 1 2 और 3 आपके पास ऑर्बिट्स है, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास यहाँ क्या है प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मान लीजिए प्रेजेंट है सेकेंड सेल में, ठीक है। अब जब सेकेंड सेल में है तो इलेक्ट्रॉन को जब जहां जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, बात समझ आ गया। ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में उसे बोलता हूं जहां इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट होगा उसको मैंने ग्राउंड स्टेट बोलता हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहां से यहां जंप किया और इलेक्ट्रॉन यहां इस ऑर्बिट में आ गया तो इसमें आ गया तो इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, बात समझ आ गया। तो आपको समझ में कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेन्स इन द स्टेशनरी स्टेट, अगर मान लीजिए जहां है वहां है ना, तो बोलता है इट डज नॉट लूज एनर्जी, वो एनर्जी लूज नहीं करता है। दिस एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, इसीलिए इसको ग्राउंड स्टेट बोलता है, इसको एक्साइटेड स्टेट बोलता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करता है जब एनर्जी इमिट करता है। तो आगे मैं जाके इसके बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए फटाफट,
मैं साइड हो जाता हूं, ले लिए, हो गया। चलिए फिफ्थ लास्ट पॉइंट है आपका, ठीक है। चलिए यहां देखिए, देखेंगे द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द in the form of in the form of radiation in the form of radiations can occur can only occur ठीक है। द emission or absorption of energy in the form of radiations can only occur when electrons jumps from a stationary state from one stationary state to another ठीक है। समझ कि द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस कैन ओनली अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर। कि तभी होगा जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा जब एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरा स्टेशनरी स्टेट जाएगा तब, ठीक है। अब यहां लिखेंगे कि व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब जब एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, देन तब इलेक्ट्रॉन्स आर जंप फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। अभी इस बात को जो लिखे हैं उसको समझाएंगे कि जब एनर्जी क्या करेगा, when energy is absorbed then electrons are jump from the inner orbit to outer orbit। जब क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट जाएगा। नाउ ठीक है कॉमा, where now अब एनर्जी is emitted by electrons। इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या किया जाएगा, एनर्जी को इमिट किया जाएगा। तब क्या होगा, देन तब एन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू इनर एनर्जी स्टेट। चलिए इसको देखिए, पहले फिर से पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर समझेंगे ना, पहले समझ लेते हैं। चलिए इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या बोल रहा है, द इमिशंस और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस कैन ओनली अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर। कि जब वन स्टेशनरी से जंप तभी करेगा जब एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरा स्टेशनरी स्टेट जाएगा तब। व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब, क्या करेगा, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा देन द इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, जंप फ्रॉम द इनर ऑर्बिट टू आउट हायर ऑर्बिट जाएगा। मतलब इनर से हायर ऑर्बिट जाएगा जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब। कौन, इलेक्ट्रॉन्स।
नाउ तब क्या होगा, एनर्जी इज इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। जब क्या किया जाएगा, यहां लिख सकते हैं व्हेन, लिखिए व्हेन, ठीक है, एंड एनर्जी इज इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट किया तो देन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम द हायर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट। जैसे समझिए, इसको पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो गया हूं, जल्दी लीजिए फटाफट। चलिए समझिए, यहां मान लीजिए कि आपके पास यहां दो लाइंस हैं, फर्स्ट लाइंस सेकंड लाइंस। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे पास ये आपका ऑर्बिट्स है, ठीक है, यहां, और मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट पे बैठा हुआ है, आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है। अब मान लीजिए कि यहाँ मैंने क्या किया, इसको फोटॉन्स खिलाया, क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी प्रोवाइड किया, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो एब्जॉर्ब किया तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ जंप होकर यहाँ चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गया, ठीक है, आप समझ आ गया। मतलब कहने का मतलब हुआ कि यहाँ जब एनर्जी लिया तो क्या किया, यहाँ से यहाँ जंप कर गया, ठीक। अगर अगर मान लीजिए कि यही इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को इमिट करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ से यहाँ जंप करके फिर वापस आ गया, समझ में आया। तो यहाँ क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन का केस है, ये एब्जॉर्प्शन का केस है, और ये इमिशन का केस है, ये क्या है, इमिशन का केस है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये लोअर ऑर्बिट, ये मान लीजिए कि आपके पास इनर जो ऑर्बिट रहेगा वो हो जाएगा, और ये हायर ऑर्बिट है, ठीक है, हायर ऑर्बिट, समझे ना। ये आपके पास यहाँ प्रोटॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लीजिए कि यहाँ से आपका, ये मान लीजिए कि आपके पास इधर से एनर्जी को प्रोवाइड कराया, ठीक है, प्रोवाइड कराया, तो प्रोवाइड कराया तो यहाँ से यहाँ करके यहाँ जंप करके चला जाए, ये क्या किया, आपको खिलाया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अपने आप यहाँ इलेक्ट्रॉन को इमिट कराया, यहाँ इमिट किया एनर्जी, अब तो ये क्या का, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जंप करके आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे इमिशंस, इमिशंस, और इसको क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन, ठीक, यानी समझ में आ गया आपको। इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, लीजिए। चलिए, वही मैंने यहाँ जो लिखा हूं वही चीज लिखा हूं, देखो यहाँ मैं इतना लंबा चौड़ा जो कहानी लिखा हूं, इधर इमिशंस ऑफ the emission or absorption of energy in the form of radiations can only occur when electron jump from one stationary state to another. When energy is absorbed, then electrons are jumped from inner orbit to higher orbits, ठीक है। When energy is emitted by electrons, then and electrons jump from the from higher orbit to inner orbit, inner एनर्जी स्टेट। बात समझ आ गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी जो लिए हैं उसका भी ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग को 6 पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है बोर एटॉमिक मॉडल का। ये थ्योरेटिकल पार्ट है यार, देखो बोरिंग नहीं लगेगा, आराम से लिखिए इसको बैठकर, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा यार, क्या करें, थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकल ही बताए ना, कहाँ से लाए पड़े अच्छा अच्छा चीज है। जो चीजें आपको समझ में नहीं आता है वही एग्जाम में पूछता है, अब देख लीजिएगा कभी भी। तो इसीलिए जो चीजें नहीं समझ में आता है उसको भी बार बार पढ़ाई कीजिए, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम बहुत बेहतर से जा सके और उसमें आप अच्छा नंबर लाके सक्सेसफुल हो जाएंगे, है कि नहीं। इसीलिए आप बार बार रिपीटेशन कीजिए, साथ साथ मेहनत कीजिए आप, ठीक है। चलिए, और जो चीजें नहीं समझ में आता है वो भी पढ़ाई कीजिए। चलो बोलेंगे बोलेंगे each stationary state is associated with definite amount of energy, definite amount of energy, ठीक है। therefore these states
दिस स्टेट इज also known as this state is also known as एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी लेवल बोलते हैं, ठीक है। एंड आर नेम्ड एज 1 2 named as a number, as a number 1 2 3 4 5 इस तरह से, और KLMN KLMN इस तरह से लिखते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां और देखिए कि आपके पास मान लीजिए कि ये ऑर्बिट्स है, तो इस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? यहां देखिए, इसको बोलते हैं के, नहीं, इसको बोलता हूं के, इसको बोलता हूं एल, इसको क्या बोलता हूं? एन, के एल एम, इसको एम बोलता हूं, और इसको क्या बोलता हूं? एन। ये आपका एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। क्या है? एनर्जी लेवल्स। इसको 1 2 3 के रूप में बोल सकते हैं। के को 1 2 3 और इसको 4 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ क्या होता है? प्रोटॉन्स होता है ना। ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये आपको बातें समझ में आ गया कि जो ईच स्टेशनरी स्टेट है, स्टेशनरी 1 2 3 4 इस तरह से एज सोन एज विथ द डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है? डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। एंड दिस स्टेट इज आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल। इसको क्या बोल सकता हूं मैं? एनर्जी लेवल बोल सकता हूं, एनर्जी लेवल कहूंगा, ठीक है। एनर्जी लेवल एंड आर नेम्ड एज 1 2 3 4 इस तरह से है, ठीक है। फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से हम लोग काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस पार्ट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लीजिए। चलिए, चलिए, चलिए। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशंस ऑफ बोर एटॉमी। अच्छा, अभी थोड़ा सा रिवीजन कर ले, थोड़ा क्या है, हम लोग क्या पढ़े यहाँ, ठीक है। यहाँ जो हम लोग पढ़े, थोड़ा सा रिवीजन यहाँ कर सकते हैं कि भैया हम लोग यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट में जो पढ़े, क्या पढ़े। थ्योरेटिकल में पहला जो पॉइंट आपके पास पढ़े कि जो बोर एटॉमिक मॉडल ने बताया कि ये जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड है। क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट बताया कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है ना। और वो बहुत ही छोटा होता है, और वो क्या होता है? सेंटर ऑफ द एटम पे होता है, ठीक है। आपको क्या होता है? उसको सेल बोलते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट, उसमें क्या होता है? डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें होता है। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वही बात होता है कि डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। ऑर्बिट, यहाँ सेल बोला, और उसको क्या बोला? स्टेशनरी स्टेट कहा, है ना। स्टेशनरी स्टेट कहा, या फिर एनर्जी लेवल कहा, है ना। एनर्जी लेवल बोला। अच्छा, थर्ड जो पॉइंट यहाँ बताया गया वो क्या बताया कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बताया कि जो एम वी आर जो है, एम वी आर इज इक्वल टू होता है NH बाई 2 पाई के इक्वल होता है। फिफ्थ जो मेरे बात बताया गया वो क्या बताया गया कि जो ईच स्टेशनरी स्टेट होता है उसको के, एल, एम और एन, और इसको ही क्या बोल सकते हैं? 1 2 3 4 5 इस तरह से बताया गया है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं, इसको आप आसानी पूर्वक से मेमोराइज कर सकते हैं। फिफ्थ, अच्छा, सिक्स्थ जो था आपके पास, क्या बोल सकते हैं इसको? सिक्स्थ, उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। ग्राउंड
ग्राउंड मतलब जो स्टेशनरी स्टेट को क्या बोलता हूँ, ग्राउंड स्टेट कहता हूँ, या फिर एक्साइटेड स्टेट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? एक्साइटेड स्टेट। दूसरा मतलब जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तब बोलता हूँ, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। ये सब हम लोग बातें पढ़े हैं, ठीक है। अब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ले लिए? चला आगे, चलिए। ले लिए? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन पार्ट्स, बहुत जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना जाने कितना क्वेश्चन पूछ लेता है जेईई मेंस और आपके नीट एग्जाम में यहाँ से पूछता ही पूछता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। उसमें से पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, कैसे निकालते हैं nth ऑर्बिट बोर एटॉमिक मॉडल में, ठीक है, कि रेडियस कैसे निकालते हैं nth ऑर्बिट का, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं ताकि हम लोग अच्छी तरह से समझ सके। तो ये आपके पास क्या है, ऑर्बिट्स है। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर प्रेजेंट है। आपके पास यहाँ क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है। तो ये क्या होगा, एक इधर की ओर फोर्स लगेगा और एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा। अंदर की जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो इधर की ओर जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या है, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट निकालने के लिए पहले हमको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों आपस बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, mv² जो आप क्लास 11 के फिजिक्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 में पढ़ेंगे, kq1 इंटू q2/r², ठीक है। mv² का mv²/r का r, और यहाँ k का देखो kze², यहाँ मतलब लिखेंगे k। यहाँ जो z लिखेंगे ना अलग अलग, क्योंकि अलग अलग z होता है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1 होता है, हीलियम के लिए 2 होता है, लिथियम के लिए 3 होता है, बेरिलियम के लिए 4 होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ यहाँ लिखेंगे जेडी, इसीलिए लिखना पड़ता है क्योंकि यहाँ चार्ज है ना, तो अलग अलग अगर एटम आएगा तो उसका चार्ज भी अलग अलग होगा, ठीक है। इनटू यहाँ क्या होगा ई, और बाई क्या होगा r², r से r घर से फरार, यानी क्या हो जाएगा mv² इज इक्वल टू kze²/r। सॉरी, यहां से मैं क्या करता हूं, r निकाल लेता हूं, ठीक है। r इज इक्वल टू r n निकालूंगा तो क्या हो जाएगा kze²/mv², इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि बोर एटॉमिक मॉडल में पढ़े हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़े हैं, क्या होगा mvr इज इक्वल टू nh/2 होता है। मैं ये क्या करता हूँ, यहां से v निकालता हूँ, यहाँ भी पुट करता हूँ, ठीक है। तो यहां से v निकालता हूँ, क्या होगा nh/2πmr हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 पे। इक्वेशन 2 पुटिंग ऑन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो वहां क्या है, r का r मतलब पोस्ट nth ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, तो k का k ze²/mv² मतलब m का m और v मतलब क्या हो गया, सॉरी यहाँ m v² में क्या लिख सकते हैं, n h/2πmr का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अब इसको मैं दूसरा पेज में करता हूं ताकि आपको, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ले लिए? चला आगे, चलिए। यानी क्या लिखेंगे, आर एन इज इक्वल टू kze² बाय, यहां क्या होगा 2π mv की जगह पे क्या होगा, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या होगा 2kz²m nh/2πr 2πmr। तो यहाँ क्या होगा 2 नहीं m होगा, यहाँ क्या होगा यार m
और यहाँ क्या होगा NH/2πm r का होल स्क्वायर। ठीक, Rn इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब NH ऑर्बिट के लिए तो n लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा kZe स्क्वायर बाई m n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4, यहाँ देखिए 2 2 जब 4 हो जाएगा, पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा, m का m स्क्वायर हो जाएगा और r n का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये जब ये देखो डिवाइड, ये मेन है, तो डिवाइड में करते क्या करते हैं, ये वाला यहाँ जाता है ऊपर जाता है और ये यही का यही जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ करता हूँ Rn इज इक्वल टू के ZE स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r n का होल स्क्वायर। ठीक, बाई क्या हो जाएगा m n स्क्वायर h स्क्वायर। यहाँ देखिए भैया, दूसरा पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ r और एक यहाँ r कटेगा, बचेगा कितना Rn बचेगा, एक Rn बचेगा। ठीक, एक m यहाँ कटेगा तो एक m बचेगा, तो यहाँ एक m बचेगा और कटने वाला क्या है, कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या ले सकता हूँ, इधर Rn, देखो Rn बचा हुआ, तो Rn का Rn यही रहने देता हूँ। ठीक है, अब बचा क्या, ये वाला ऊपर कर देता हूँ, क्या होगा n स्क्वायर h स्क्वायर बाई, यहाँ देखिए क्या होता है 4 पाई स्क्वायर m kZe स्क्वायर, ये आपका Rn स्क्वायर। अब यहाँ जितना सारा वैल्यू है, अब अगर कहीं पुट कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्या आएगा, जैसे आपके पास n क्या है, n को तो ये चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग है, और यहाँ z भी आप नहीं पुट कर सकते हैं। और सबका वैल्यू पुट करने पर, मतलब जैसे n का वैल्यू, h का वैल्यू कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड्स, इसको वैल्यू पुट करने पर, और यहाँ क्या होगा पाई का मान 3.14 और यहाँ k का 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और m का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना। सबका वैल्यू पुट करने पर आपका जो Rn का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 0.529 इंटू क्या आएगा n स्क्वायर बाई z स्क्वायर, z आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं एमस्ट्रॉन में आएगा, क्या आएगा एमस्ट्रॉन, यहाँ आएगा a नॉट में आएगा, यानी 10⁻10 मीटर में आएगा। इसको फिर से लिख सकते हैं Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z इंटू 10⁻10 मीटर्स में अगर कहीं लिखना चाहते हैं तो आपके लिए। ठीक है, इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। बातें समझ में आ गया कैसे किए, एक बार आप कॉपी में जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आप काम कीजिए कि भैया कॉपी में एकदम जिस तरह से मैंने बनाया उसी तरह से आप लिखिए। ठीक है, तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलिए। चलिए आपका फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट, अब दूसरा एप्लीकेशन पार्ट देखिए। यहाँ जो बताया गया वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी nth ऑर्बिट का निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वी नॉट, अभी अभी सीखे कि वी नो डाइट Rn का जो फॉर्मूला भी पढ़े, क्या पढ़े n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर। अभी यही नहीं पढ़ा हम लोग, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, देखें यही पढ़ा मैंने, क्या होगा यहाँ n स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर, यही मैंने पढ़ा है ना। अब यहाँ क्या होगा Rn, हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली नहीं, बोर एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग पढ़े क्या, MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। यहां से भी क्या करता हूं Rn निकालता हूं, Rn इज इक्वल टू क्या होगा NH बाई 2 पाई m और V निकलेगा, क्योंकि V निकालना है तो R को हटाना होगा। इक्वेशन नंबर इसको 1, इक्वेशन नंबर इसको 2, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट क्या होगा, यहाँ देखो NH बाई 2 पाई एम भी इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, एन का आपके पास क्या हो गया, यहाँ एन से एन कटेगा, एनएच से एनएच कटेगा तो यहाँ बचेगा एन और यहाँ एच बचेगा। यहाँ 2 पाई से कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 पाई बचेगा, एम से कट जाएगा एम। ठीक है, और भी केवल बचेगा और यहाँ सारा कट जाएगा इसका, तो भी निकालेंगे तो उधर भी कर देंगे, तो भी एन यानी एनएच ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं तो भी एन। यहाँ देखो ये वाला इधर जाएगा तो ये वाला क्या आएगा, ये वाला ऊपर आएगा है ना, तो यहाँ कर सकता हूँ 2 पाई के जेड ई स्क्वायर 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच, ये मेरे पास ये वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ यही आएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबका वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहाँ कौन कौन सा वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे आप, यहाँ देखिए जेड नहीं पुट पाएंगे क्योंकि जेड जो होता है डिफरेंट 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 आता है और यहाँ एच आता है। सबको जब वैल्यू पुट करेंगे तो आर एन का जो वैल्यू आएगा मैंने जो बताया उस तरह से अगर कहीं पुट करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगा आपके पास तो आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, जेड बाई एन ये क्या आएगा मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, अगर इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ करेंगे तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपके पास ये फार्मूला आपके पास यूज होगा DN। इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो गया हूँ, चलिए लीजिए फटाफट ले लिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया यार, जो रेडियस का जो फार्मूला था और बोर एटॉमिक मॉडल दोनों को इक्वल किया और जो यहाँ सारा वैल्यू पुट करके तो आपको केवल रिजल्ट लर्न करना है। अगर रिजल्ट लर्न कर लिए तो काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या पढ़ना हम लोग को, अब यहाँ पढ़ना एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी निकालने के लिए। तो पहले एनर्जी थोड़ा डेफिनेशन लिखते हैं, लिखेंगे द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। और समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अगर यहाँ एनर्जी लिखे तो En क्या होगा आपके पास, En एनर्जी निकालेंगे nth ऑर्बिट के लिए, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा और प्लस पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो यहाँ लिखूं तो यहाँ हमको पता है कि En जब निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर होता है, और इसका जो होता है ना k q1 इंटू q2 बाई r होता है। आप क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर है उसमें आप इसको फार्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ जो है ना यहाँ साइन के अनुसार लिखते हैं, मतलब पॉजिटिव एक लिखते हैं और एक नेगेटिव, मतलब यहाँ जो साइन रहेगा उसी को यूज करते हैं। अगर दोनों नेगेटिव है दोनों भी नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव यूज करते हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ मान लीजिए कि आपके पास यहाँ है इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं यहाँ भी कुछ यूज करूंगा। यहाँ जो आपको पता है कि बाहर की तरफ लगता है और अंदर की ओर लगता है, उसका अलग अलग फोर्स का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सॉरी, यहाँ होगा अंदर लगता है, तो यहाँ क्या होता है आपके पास 1/2 हाफ mv स्क्वायर, ये क्या होगा, ये दूसरा कुछ हो गया। हाँ, यहाँ मैं बोलूं कि भाई यहाँ k q1 इंटू q2 बाई r स्क्वायर होता है। यहाँ क्या होता है mv स्क्वायर बाई r होता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ क्या करूं k, तो यहाँ जेडी क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ जेडी इलेक्ट्रॉन्स और इंटू ई r बाई r स्क्वायर, r से r घर से फरार तो एक ही r बचेगा, यहाँ mv स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अभी मैं इसको आगे लेके चलता हूँ तब वहां जाके बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो En निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 mv स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ लिखूंगा तो प्लस यहाँ k, यहाँ तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ लिखूंगा जेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें
और यहाँ लिखूंगा माइनस लिखूंगा क्योंकि ये माइनस होता है। अच्छा यहाँ बोलेगा क्योंकि ये प्लस बोलेगा क्योंकि प्रोटॉन्स क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए अलग अलग जेड क्यों लिखा क्योंकि अलग अलग एटम के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। केवल हीलियम लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, समझ में आ गया कि नहीं है, इसलिए जेड रखने पड़ देते हैं। आर बाई क्या हो जाएगा आर, ठीक है, यानी क्या होगा ई एन इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। अगर यहाँ समझ गए तो बात समझ गए आप, माइनस यहाँ क्या होगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है एम बी स्क्वायर, यहाँ देखो क्या लिखेंगे, यहाँ के जेड ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे के जेड ई स्क्वायर बाई आर है, यहाँ देखो के जेड ई स्क्वायर बाई आर होगा, मैं के जेड ई स्क्वायर में ही रखता हूँ, एम बी स्क्वायर को हटाता हूँ, तो हटाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, दोनों को 1/2 से 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों को 1/2 से डिवाइड कर दिया जाए तो काम बात बन जाएगा, ठीक है। पहले सेम था, दोनों को मैंने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, क्या दिक्कत है, अगर दो इक्वल चीज है तो इसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब वहां क्या लिख सकते हैं मैंने इसके जगह पे, देखिए इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं, यहाँ ई एन इज इक्वल टू आएगा आपका हाफ का जगह पे यहाँ 1/2, वहां क्या आएगा 1/2 और वहां के जेड ई स्क्वायर बाई आर आएगा, माइनस यहाँ क्या आएगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर आएगा। अब बताइए यहाँ हाफ है यहाँ फुल है, तो फुल में से हाफ जाएगा क्या जाएगा माइनस हाफ होगा, तो यहाँ लिखेंगे ई एन इज इक्वल टू, यहाँ ई एन इज इक्वल टू क्या होगा -1/2 के जेड ई स्क्वायर बाई आर होगा, ठीक है। सारा वैल्यू जब देखो, अब यहाँ क्या करेंगे आपके पास, अब यहाँ आर एन का वैल्यू, क्योंकि यहाँ आर एन को हटाना पड़ेगा, तो आर एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है आर एन इज इक्वल टू था एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अगर सारा वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशंस 2 पुटिंग ऑन फर्स्ट वी गेट, यानी क्या हो गया आपके पास ई एन इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे तो -1/2 और यहाँ के जेड ई स्क्वायर बाई, अब यहाँ क्या है आर एन के जगह पे क्या लिखेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे यूज। अगर मैं करूं पुट तो ई एन इज इक्वल टू ये सबसे ऊपर चला जाएगा, देखो मैं बताता हूँ कि ये सबसे ऊपर जाता है और ये यही रहता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ रहता है तो 1 होता है, ये जाता है यहाँ, इसके नीचे 1 होता है, ठीक है, कुछ रहता है तो 1 होता है, ठीक, समझने में प्रयास कीजिए। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको तो क्या लिखेंगे 1/2 का 1/2 ये जाएगा सबसे ऊपर, यानी क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर बाई, ठीक है, यहाँ क्या आएगा एन स्क्वायर और यहाँ एच स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ ऊपर में जो था उसको भी लिखना पड़ेगा, यानी क्या होगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4, यहाँ जेड स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर और ई टू दी पावर यहाँ 4, ई टू दी पावर यहाँ 4 हो जाएगा, बात समझे। यहाँ क्या लिखा है 1/2 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर सारा वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या देखिए रिजल्ट क्या निकलता है, इसको आप पहले फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चला आगे चलिए। तो यहाँ अगर मैंने सबका वैल्यू पुट करने पर क्या होगा ई एन इज इक्वल टू आपके पास आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू वहां जो था क्या वैल्यू था देखिए, यहाँ जो वैल्यू कौन कौन सा नहीं पुट होगा आपके पास, ये जो देख रहे जेड, ये आपके पास जेड वाला यूज नहीं होगा और आपके पास एन वाला होगा, सब वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ इतना आएगा और यहाँ क्या आएगा जेड बाई यहाँ एन आएगा, देख सकते हैं यहाँ जेड बाई एन ही था, है ना, यहाँ जेड बाई एन था, कहाँ है ये नहीं था, यहाँ क्या था जेड बाई एन, ये क्या है एन बोला है यार, ये भी नहीं है, यहाँ क्या है
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा, क्या होगा यार, यहाँ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। और ये जो आंसर आएगा क्या होगा, जूल पर एटम में आएगा। जो यहाँ देखो इसको क्या बोलता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ आर एच बोलता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ, आर एच। आर एच जो होता है वो क्या होता है, -2.18 इंटू 10⁻−18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। ये इसका वैल्यू होता है, नहीं इसको नहीं बोलेंगे, है ना। ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, रिडबर्ग। जो आप सोच रहे हो वो भी अलग वैल्यू है, लेकिन ये क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये जूल पर एटम पे है, ठीक है। इसका डिफरेंट डिफरेंट वाला एनर्जी का जरूर फॉर्मूला रन कर लेना, वेलोसिटी का, एनर्जी का और रेडियस का, ये तीनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर कहीं बोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं तब, ठीक। चलिए, तो मैंने यहां भी बोला कि आर एच इतना हो गया, अगर दूसरा वैल्यू में पुट करूं तो यहाँ कितना होता है, -13.6, ठीक है। यहाँ इंटू, यहाँ 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एटम वेट होता है, और एटम, ठीक है। अगर यहाँ और वैल्यू पुट करना आर एन का वैल्यू, तो क्या होता है, तो यहाँ होता है 336 313.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहाँ होता है किलो कैलोरी पर मोल, ठीक। अच्छा अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है, एन इज इक्वल टू 1312 माइनस में, यहाँ क्या होता है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहाँ जो आंसर होता है जूल, यहाँ क्या होता है आपके पास, आंसर जो होता है वो क्या होता है, किलो जूल पर मोल होता है। यहाँ किलो कैलोरी पर मोल, यहाँ क्या होता है, किलो जूल पर मोल में हो जाता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, ठीक है। ये तीनों को फार्मूला को एकदम पूरा बेहतरीन से आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप फटाफट लीजिए ताकि मैं आगे समझा सकूं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, जूल पर एटम में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, किलो कैलोरी पर मोल में, और ये किलो जूल पर मोल में यूज होता है इसका फार्मूला, ठीक है। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चले आगे। चलिए, अब हम लोग जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे दूसरा, अब क्या पढ़ेंगे इसमें, अगला एप्लीकेशन पार्ट्स, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है क्या, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस made by electron in 1 second, in one second is called orbital frequency। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब रिवोल्यूशन कितना बार रिवोल्यूशन होगा, एक सेकंड में कितना बार रिवॉल्व होगा, तो उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। इसको जो डिनोट करते हैं वो एफ एन से करते हैं, ठीक है। समझ, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, और यहाँ लिखेंगे आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितना बार उसको रिवोल्यूशन किया, ठीक है, चक्कर लगाया, ठीक है। तो मैंने जानता हूं कि भैया एक बार चक्कर लगाया कब, जब 2 पाई आर कवर करेगा तब, ठीक है। तो एक बार चक्कर लगाएगा, बात समझ में आया। अगर एक बार घूमेगा तो 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस है ना। तो अगर मैं यहाँ 1 कवर लगाऊं तो कितना होगा, 1 डिस्टेंस कवर लगाऊं तो क्या होगा, 1 बाई यहाँ 2 पाई आर होगा। अगर मैं भी वेलोसिटी के साथ करूं तो क्या हो जाएगा, भी बाई यहाँ v बाई 2 पाई आर आएगा। तो मैं इसी को यहाँ n, यहाँ क्या हो जाएगा, v है, ठीक है, मतलब v करूँ तो v हो गया। तो इसी को मैं क्या करूंगा, fn कर दूंगा, क्या कर दूंगा, fn। तो इसको मैं अगला कर देता हूँ, अगला शॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ ले सकता हूँ, अच्छा कुछ हटाना पड़ेगा पेज मुझे,
चलिए अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी मैंने क्या लिखा था, इसको भी हटा सकते हैं। ये क्यों आ रहा है बार बार? यहाँ देखो, तो इसको मैं क्या कहता हूँ, एफ एन कर सकता हूँ, क्या कहता हूँ, एफ एन। समझ में आ गया ना, देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए, तो इसको बोलेगा मैं एफ एन, तो यहाँ एफ एन इज इक्वल टू कर सकता हूँ, एफ एन इज इक्वल टू वी एन बाई 2 पाई आर एन। ठीक, अब यहाँ देखो क्या है, एफ एन इज इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं, तो वी एन का जो फॉर्मूला होता है 2.1 इंटू इंटू 10⁶, यहाँ क्या था, जेड बाई एन, यहाँ क्या था, मीटर पर सेकंड में इसका यूज करते थे। अच्छा, आर एन का फॉर्मूला क्या था, 0.529 इंटू कितना था, एन स्क्वायर बाई जेड, यहाँ क्या था, इंटू 10⁻⁻10 मीटर था, मतलब ये नोट में था, एमस्ट्रॉन में। जब इसका एफ एन, यहाँ क्या है, एफ एन, एफ एन का जब वैल्यू पुट करेंगे, सबका पुट कर देंगे वैल्यू, एफ एन का यहाँ 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे, और बाई यहाँ 2 इंटू 3.14 इंटू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 10⁻⁻10 मीटर। जब इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा आपके पास, एफ एन जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ जो आएगा आपका 6.6 इंटू 10⁻, यहाँ आता है 16, 6, हाँ 16 इंटू, इंटू क्या आएगा, जेड, ये जेड ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर, ये वाला, हाँ जेड और जेड, जेड स्क्वायर हो जाएगा, और बाई यहाँ एन स्क्वायर और एन एन क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपके पास, यहाँ मीटर से मीटर कट जाएगा क्योंकि सबसे ऊपर चला जाएगा, ये मीटर और ये कट जाएगा, और यहाँ बचेगा कौन, पर सेकंड। ठीक है, इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर सेकंड है। ठीक है, ध्यान रहे, ये क्या लिखे हैं, पर सेकंड है। ठीक है, इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ थोड़ा सुधार कर लेंगे, यहाँ 16 है, यहाँ 15 होगा, क्या होगा, यहाँ 15 होगा। ठीक है, यहाँ, ठीक है, अब लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, ये आपका ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी खत्म होता है। अब पढ़ेंगे टाइम पीरियड्स। आप लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट, इसको लिखिए, टाइम पीरियड क्या होता है, देखेंगे, द टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन साइकिल, टू कंप्लीट वन साइकिल, मतलब एक साइकिल में रिवॉल्व करेगा तो कितना उसको टाइम लगेगा, उसी को बोलता हूँ टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन साइकिल्स, यार या फिर रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, यहां मान लें कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और यहां लिखेंगे टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, 2 पाई आर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ टाइम लगेगा 1, अगर मान लो मैं एफ एन करूं तो, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इज इक्वल टू आपके पास 1 बाई एफ एन होगा, यानी 1 पे, और टी एन पे क्या होगा, टाइम पीरियड आपके पास 1 रिवॉल्यूशन कोई 1 होगा, यानी 1 बाई क्या हो जाएगा, यानी टी एन, मतलब इसको कह सकता हूँ कि टी एन, यहाँ कह सकता हूँ टी एन, क्या होगा, टी एन। ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहाँ कहूं
1 इज इक्वल टू तो 1/Fn होगा, यहाँ Tn इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1/Fn, और Fn का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻16, 16 है 15, कितना होता है 15 इंटू यहाँ कितना होता है Z²/n³ पर सेकंड होता है, ठीक है। जब इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो Tn का जो वैल्यू आएगा वो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि इसी में मैं कंप्लीट करके काम कर सकूं, ठीक है। ये पर सेकंड से, ठीक है, ध्यान रखिएगा पर सेकंड, ठीक। यहाँ Tn जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आएगा 1.5 इंटू 10⁻16, और ये देखो रिवर्स होगा क्योंकि यहाँ 1 है ना, तो यहाँ क्या होगा n³/z², यहाँ सेकंड्स होगा। बात समझ में आ गया? चलिए इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका पूरा एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट होता है। मैं एक बार समरी करता हूं ताकि आपको हर चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए समरी ये है कि अगर बोर एटॉमिक मॉडल से अगर कहीं क्वेश्चन पूछता है तो यही से पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। और उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो आपके सबसे पहला जो है Rn का जो फार्मूला होता है वो Rn इज इक्वल टू होता है 0.529 इंटू 10⁻, नहीं यहाँ 10⁻ नहीं होता है, ठीक है तो भाई, यहाँ 0.529 इंटू n² z, यहाँ क्या होता है इंटू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है, ये होता है। या फिर इसको एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। दूसरा जो आपका फार्मूला है एन, अब Vn का क्या होगा, Vn का फार्मूला Vn इज इक्वल टू होता है 2.18 इंटू 10⁻, यहाँ 6, यहाँ होगा z/n, और ये क्या होगा मीटर पर सेकंड होगा। Vn थर्ड जो फार्मूला होगा एनर्जी से लेकर फार्मूला, इस पे 2-3 फार्मूला है इंपॉर्टेंट। यहाँ -2.18 इंटू 10⁻−18 z²/n², यहाँ जूल पर एटम में जब यूज करने के लिए बोला जाएगा तब इसका यूज करेंगे। अगर En का फार्मूला अगर आप करेंगे -13.6 इंटू z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एटम में यूज करेंगे, ठीक है। अगर En का फार्मूला अगर आप यहां करेंगे 313.6 इंटू z²/n², ये होगा किलो कैलोरी पर मोल में होगा, ठीक है। En का फार्मूला एक और होगा जो कितना होगा 1312 माइनस में इंटू z²/n², यहाँ क्या होगा किलो जूल पर मोल में होगा, ठीक है। ये आपका एनर्जी का फार्मूला होगा। और क्या होगा फार्मूला मेरे पास, यहाँ थर्ड फोर्थ देखिए आपके पास Fn का जो फार्मूला होगा वो कितना होगा 6.6 इंटू 10⁻15 प्लस में, और यहाँ क्या होगा z²/n³, यहाँ क्या होगा पर सेकंड होगा। एक यहाँ मैं Tn का लिखता हूँ, यहाँ फार्मूला Tn इज इक्वल टू होगा 1.5 इंटू 10⁻−16 इंटू यहाँ होगा n³/z², अरे क्या होगा सेकंड से फार्मूला, ठीक है। आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको भी मैं यहीं कर लेता हूं ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये सब का फार्मूला आप रखते हैं दिमाग में तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसको यही रख लीजिए। आपके पास फिफ्थ जो है ये एप्लीकेशन है बोर एटॉमिक मॉडल का, इसको आप कवर कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी करेंगे और पहले एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कुछ बातें हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा एक यहाँ कुछ और बचा हुआ है, क्या है वो, अच्छा हाँ एक चीज बचा हुआ है, देखो यहाँ ये देखिए आपके पास ये भी इंपॉर्टेंस है एनर्जी के लिए लेकर, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल। तो आपके पास जो फार्मूला होता है En इज इक्वल टू -13.6 इंटू यहाँ z/n, z²/n², ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एटम, ठीक है, ये आपके लिए फार्मूला है। अगर मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट यानी E1 इज इक्वल टू लिखें तो कितना होगा 13.3,
यहाँ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n1 का होल स्क्वायर, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगा। ठीक है, अगर मैं एनर्जी 2 लिखता हूँ कितना होगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n2 का होल स्क्वायर, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंस करेंगे। क्या अगर डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है, जब ये चेंज निकालते हैं तो E2 माइनस यहाँ E1 निकालेंगे। डेल्टा ई इज इक्वल टू निकालेंगे चेंज इन एनर्जी, क्या हो जाएगा, यहाँ देखो E2 माइनस यहाँ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n2 का होल स्क्वायर माइनस, अरे यहाँ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n1 का होल स्क्वायर, ये भी क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा पर एटम्स। यहाँ लिखूं डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू देखो माइनस माइनस प्लस, तो इसको आगे कर देता हूँ, यानी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n1 का होल स्क्वायर माइनस, वहां कितना होगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n2 का होल स्क्वायर। अगर मैं डेल्टा ई इज इक्वल टू निकालता तो ये दोनों आपस में कॉमन 13.6, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई n1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से यहाँ लिखेंगे। यहाँ जो डेल्टा ये क्या है, द एनर्जी चेंज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी चेंज बिटवीन टू एनर्जी लेवल, बिटवीन टू एनर्जी लेवल। और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, और यहाँ जो आपको n1 लेना n2 लेना, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एटम में आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको अभी आप फार्मूला के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि ये इसमें भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंस है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे, अब जो एक छोटा सा यहाँ बचा हुआ है उसको, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये देखिए क्या बोलता है कि यहाँ जैसे मान लो कि एनर्जी में यहाँ नेगेटिव जो आता है, ये क्यों आता है, दीज फार्मूला आर वैलिड फॉर द स्पेसीज कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। जो हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल पढ़े हैं उसमें क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए वो वैलिड होता है। बिकॉज क्योंकि बोर मॉडल जो होता है डज नॉट कंसीडर्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, क्योंकि वो इंटर मतलब उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा अगर ले लें तो क्या आपस में रिपल्सन होगा, उसको मैं कंसीडर नहीं करता हूँ। ठीक है, कौन कौन से के लिए होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। आपके पास क्या होगा, ये इसका प्रोटॉन नंबर 1, प्रोटॉन नंबर 2, यानी कहने वाला एटॉमिक नंबर इतना। ठीक है, 3 4 5। अगर मैं यहाँ एनर्जी का जब फार्मूला प्रूव कर रहा था तो मेरे पास ये आया था नेगेटिव, तो बोलता है नेगेटिव साइन जो इंडिकेट करता है अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि एनर्जी नेगेटिव में आ रहा है, उसका मतलब होता है कि वो अट्रैक्शन को दिखा शो कर रहा है, जैसे मान लो कि अट्रैक्शन को शो कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन करता है तो रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आपके पास, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज के लिए मैं इतना ही, और जो क्वेश्चंस बचता है उसको नेक्स्ट सेशन में कर देंगे, क्योंकि ताकि ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन चुका है, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा इसको, क्वेश्चंस करूंगा नीट और जी में जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है उसको कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।